नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज मैं बीए तृतीय वर्ष का वो प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, वो बहुत अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। वो है राम मालदेव। राम मालदेव से लेकर प्रश्न आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा या यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के अंदर यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत यहां से प्रश्न परीक्षा में जरूर आते हैं। इस प्रकरण को पढ़ने से पहले आज मैं वो मोटिवेशन आपके समक्ष रखूंगा, न कि आपको ऊर्जावान बनाएगा, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा। न कि आपको ऊर्जावान बनाएगा, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अरे लगा दो विद्यार्थियों आग पानी में। अरे उसे ही कहानी कहते हैं। और कर दो महाविद्यालय टॉप, उसे ही कहानी कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं वो प्रकरण आपको बीए तृतीय वर्ष का पढ़ाऊंगा जो परीक्षा में जरूर आएगा, 100% गारंटी है। राम मालदेव को लेकर प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा। राम मालदेव, इसके लिए आपको इस वीडियो में मेरे साथ अंतिम समय तक बना रहना पड़ेगा। अंतिम समय पर एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे, एक एक बिंदु को हम अच्छी तरह से समझाएंगे और आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। अंतिम समय तक ये वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। चलिएगा, राम मालदेव। सबसे पहले हम राम मालदेव के परिचय के बारे में कुछ बातें बात करते हैं। दिल्ली पर हम दिल्ली की बात करते हैं। उस समय थोड़ा पूर्व की ओर चलेंगे, हम दिल्ली आपको ले जाता हूं। उस समय दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली पर शासन था शेरशाह सूरी का। और शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान शासक था। और उसने 1540 के अंतर्गत, बात कब की है, 1540 में एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा शेरशाह सूरी ने, जिसको इतिहास में बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध के अंतर्गत मुगल बादशाह हुमायूं पराजित हो जाता है और इंडिया छोड़कर चला जाता है। और इसके बाद में शेरशाह सूरी दिल्ली और आगरा के बनते हैं सुल्तान। क्या बनते हैं? शेरशाह सूरी दिल्ली और आगरा के क्या बनते हैं? सुल्तान। सल्तनत काल में जितने भी शासक हुए उनको सुल्तान कहते हैं, और मुगल काल के अंदर जितने भी सुल्तान हुए उसको बादशाह कहते हैं। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसको आपको याद रखने की बहुत जरूरत है। जैसे ही दिल्ली पर शेरशाह सूरी का शासन हुआ तो उसने सभी और दृष्टि लगाकर देखा, तो उसने देखा कि जो एक मारवाड़ का जो शासक है, मारवाड़ का शासक जिसका नाम था राम मालदेव, वो बड़ा स्वतंत्र था। मारवाड़ एक शक्तिशाली राज्य था, स्वतंत्र राज्य था, जिसको शेरशाह सूरी इस राज्य को लेकर बड़ा चिंतित रहता था। इस राज्य का वो दमन करना चाहता है, ऐसा तो वो राज्य को दमन कर नहीं सकता। तो उसने सीधा मारवाड़ के शासक मालदेव के ऊपर एक आरोप लगाया और कहा कि तूने हुमायूं की सहायता करके अच्छा नहीं किया, इसके कारण मैं तुम्हारे ऊपर नाराज हूं और मैं इसका बदला लूंगा। और ये बदला लेना चाहता था शेरशाह सूरी, जिसके कारण एक इतिहास में एक युद्ध हुआ जिसे सुमेलगिरी का युद्ध या जैतारण का युद्ध कहते हैं। बहुत प्रसिद्ध युद्ध है। यह युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया, सुमेलगिरी का युद्ध। और यह युद्ध मारवाड़ के शासक राम मालदेव के सेनापति जैताकूपा और द्वितीय अफगान शासक शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई और मारवाड़ के शासक राम मालदेव को पराजय का सामना करना पड़ा। और अंतिम रूप से शेरशाह सूरी के मुंह से एक शब्द निकलता है जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये वाक्य
किस सुल्तान के द्वारा कहा गया, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप सीधा उत्तर लिखेंगे शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान शासक के द्वारा यह शब्द कहा गया। चलिए हम मालदेव से आपको परिचय करवाते हैं। आप देखो, अगर राम मालदेव के परिचय की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, परिचय की, चलो राम मालदेव का हम परिचय से आपको परिचय करवाएंगे। चलो सबसे पहले हम देखा जाए तो राम मालदेव का जो टाइम पीरियड है, समय, जिसको कार्यकाल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्यकाल। राम मालदेव का जो टाइम पीरियड है, अपन बात करेंगे राम मालदेव के टाइम पीरियड की, किसकी बात करें, समय। राम मालदेव का जो समय है, टाइम पीरियड है, वो 1531 से लगाकर 1531 ईस्वी से लगाकर 1562 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो राम मालदेव का रहता है। मालदेव ने जो शासन 1531 से लगाकर 1562 ईस्वी तक राम मालदेव का शासन रहा। बात करें राम मालदेव के पिता का नाम, राम मालदेव के पिता का नाम था, वो था राव गांगा। क्या नाम था, राव गांगा। राम मालदेव के क्या थे, पिता थे। बात करें उसकी माता की, तो उसकी माता का नाम था मणिक देवी। क्या नाम था, मणिक देवी। मणिक देवी उसकी माता का नाम था। यह प्रश्न अगर पूछा जाए कि राम मालदेव के पिता का क्या नाम था, मणिक देवी। इससे अगर हम पूर्व की बात करें, एक इतिहास के अंदर कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है, हम बात करें थोड़ा पूर्व की ओर चलते। यहां मैं आपको लिखवाऊंगा खानवा का युद्ध के बारे में, आपने कई बार सुना होगा खानवा का युद्ध। यह खानवा का युद्ध है जो 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। कब लड़ा गया था खानवा का युद्ध, यहां पर आप डेट लिखेंगे 17 मार्च 1527 को ईस्वी को खानवा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध मेवाड़ के शक्तिशाली शासक मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा वर्सेस मुगल शासक बाबर के मध्य लड़ा गया। किसके मध्य, बाबर। राणा सांगा की विजय हुई, राणा सांगा की पराजय हुई और बाबर की विजय हुई। जब यह खानवा का युद्ध हुआ था, उस समय मारवाड़ का शासक कौन था, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आप सीधा उसका उत्तर लिखेंगे कि जब खानवा का युद्ध हुआ उस समय मारवाड़ के शासक थे राव गांगा। यह प्रश्न पूछा गया है, कई बार आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के अंदर पूछा गया है, राव गांगा। अगर आपका प्रश्न आ जाए कि खानवा के युद्ध में मारवाड़ का कौन सा शासक युद्ध में भाग लेने गया था, तो आप सीधा इसका उत्तर लिखेंगे राम मालदेव। राजकुमार कौन था, राजा तो थे राव गांगा, आप लिखेंगे राव गंगा नहीं गांगा, ठीक है, ये लिखेंगे आप, सॉरी। तो राव गांगा ये मारवाड़ के शासक थे। और राजकुमार की बात करें तो उस समय जो राजकुमार थे, उस राजकुमार का नाम था राव मालदेव। कौन थे, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। और खानवा के युद्ध में भाग लेने के लिए राव गांगा ने अपने बेटे राम मालदेव को भेजा था कि तुम जाओ और मेवाड़ के शासक राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध, अपने काफिर के विरुद्ध आपको लड़ना है। ये उन्होंने इस तरीके से बोल दिया। चलिए अपन कुछ बात करते हैं। राव गांगा, अपन बात करते हैं उसके जन्म की। किसकी जन्म की, राम मालदेव का जन्म कब हुआ, जन्म की बात करते हैं। तो राम मालदेव का जो जन्म है वो 5 दिसंबर, राम मालदेव का जन्म है वो 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को राम मालदेव का क्या हुआ था, 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को राम मालदेव का जन्म हुआ। कहां हुआ, राम मालदेव का जन्म हुआ 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को। राम मालदेव एक ऐसा शासक था जो अपने पिता की हत्या करने के बाद में पिता की हत्या करता है और राज सिंहासन प्राप्त करता है, राजगद्दी प्राप्त करता है, राज्यारोहण एक ही बात है।
उसको राज सिंहासन भी बोलते हैं, राज्यारोहण भी बोलते हैं और राजगद्दी भी बोलते हैं। तीनों नाम इसमें कोई भी। पिता की हत्या करने के बाद में राज सिंहासन प्राप्त करता है। तो इस राममाल देव को पितृहंता के नाम से जाना गया है। कौन सा हंता? पितृहंता। पितृहंता। आपका प्रश्न आ जाए पितृहंता, ये पहला पितृहंता शासक था। इसके बाद में और भी शासक हुए, लेकिन पहला पितृहंता राजा कौन था? अपने पिता की हत्या करने के बाद राज सिंहासन प्राप्त किया था, वो थे राममाल देव मारवाड़ के, जिसको पितृहंता के नाम से जाना गया है। अगर हम और भी आगे कुछ बात करें ये, और उस समय क्या हुआ, जैसे ही पिता की हत्या कर दी तो मारवाड़ का जो उस समय जो शासन था वो बड़ा गर्मा गया था। वहां स्थिति ठीक नहीं थी, तो राममाल देव ने ठीक नहीं समझा। उन्होंने कहा कि मैं, मेरा राज्य अभिषेक है, कहीं ऐसे जगह पर करवाऊं जहां शांति हो। तो उन्होंने एक स्थान तय कर दिया। उसका राज्य अभिषेक किस स्थान पे हुआ था? राज्याभिषेक। राममाल देव का राज्याभिषेक किस जगह हुआ था? राममाल देव का राज्याभिषेक है वो किस जगह हुआ था? देखो, राममाल देव का राज्याभिषेक सोजत पाली नामक स्थान पर हुआ था। तो अगर उनकी राज्याभिषेक की बात करें तो उनका जो राज्याभिषेक है था वो सोजत पाली नामक स्थान पर हुआ था। ये सोजत है वो पाली में है, तो पाली नामक स्थान पे यहाँ पर उनका राज्याभिषेक हुआ था राममाल देव। सोजत की मेहंदी बड़ी प्रसिद्ध है, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा के अंदर आता रहता है। ये उनकी राज्याभिषेक की बात है। तो वो राजा कब बने थे, अगर प्रश्न है तो उनका ये राजा बने थे तो उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1531 ईस्वी में, वो मारवाड़ के राजा बने थे। राजा अपन बात करें मारवाड़ के राजा, राममाल देव मारवाड़ के राजा बने थे 1531 ईस्वी में। 1531 ईस्वी के अंतर्गत राममाल देव मारवाड़ के क्या बने थे? राजा। जैसे ही राममाल देव राजा बने, थोड़े समय के बाद में उनकी शादी भी हुई। तो उनकी जो विवाह की अगर बात करें, किसकी बात करें? विवाह की बात करें राममाल देव के, तो राममाल देव का जो विवाह है जैसलमेर के भाटी राजा लूणकरण, जैसलमेर के भाटी वंश के एक राजा थे। कौन से वंश के थे? जैसलमेर के राजा। जैसलमेर पर भाटी वंश का राज था। भाटी वंश के राजा, भाटी वंश के शासक या राजा, जिनका नाम था लूणकरण। क्या नाम था? लूणकरण। नाम याद रखिएगा, लूणकरण। जैसलमेर के राजा भाटी वंश के शासक लूणकरण की एक अति सुंदर बेटी थी जिसका नाम था उमादेव। क्या नाम था? उमादेव के साथ में राममाल देव की शादी हुई 1536 ईस्वी के अंतर्गत। किसके साथ में हुई? 1537 में। मैं आपको इसमें कुछ पूर्व की ओर ले जाऊंगा, उसकी जो उनकी शादी हुई। तो उमादेव को इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसकी उपाधि रूठी रानी। उमादेव को कौन सी रानी कहा जाता है? रूठी रानी कौन थी अगर प्रश्न आ जाए तो उमादेव जो राममाल देव की पत्नी थी। शादी हो जाने के बाद में घर आई और घर आने के बाद में किसी बात को लेकर वो ऐसी रूठ गई थी कि वापस कभी भी राममाल देव को वापस राममाल देव के पास में कभी नहीं आ जाती हैं। तो इसके हम पूर्व की कुछ कहानी के बारे में अगर बात करें तो जैसे ही राममाल देव की शादी हुई तो उमादेव भाटी वंश के राजा लूणकरण की बेटी थी। तो उमादेव की एक फ्रेंड थी जिसको बोलते जैसे अपनी सखी थी, उसका नाम था भारमली। क्या नाम था? भारमली और उमादेव साथ में ही खेला करते थे, साथ में रहा करते थे। जैसे ही उमादेव की शादी हुई उसने अपने पापा से एक प्रस्ताव रखा कि पिताजी जब मेरी शादी हो जाए तो भारमली को मेरे साथ में भेजना, क्योंकि मैं भारमली के बिना बिल्कुल एक दिन भी नहीं रह सकती। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, भारमली को तुम साथ में लेकर जाना। भारमली बड़ी सुंदर थी, अति सुंदर थी। तो जैसे ही राममाल देव शादी करके अपने घर मारवाड़ आ जाते हैं, आने के बाद में उनकी जो पहली रात होती है जिसको बोलते हैं सुहाग रात, उस पहली रात के दिन क्या हुआ कि राममाल देव उस समय
थोड़े नशे में नशा किया हुआ था, उन्होंने अफीम वगैरह लिया हुआ था। तो उस समय क्या हुआ कि जैसे आजकल क्या होती है कि रानियां वगैरह होती है, तो पहले दिन के अंदर सजने सवेरने में उनको टाइम लगता है। राम माल देव पहले से ही महल के अंदर आ गए और जोर से कहने लगे उमा देव उमा देव। तो उमा देव उस समय तैयार हो रही थी। उसने अपनी फ्रेंड को कहा, यानी अपनी दोस्त को कहा, भारमली को कहा कि तुम जाओ राम माल देव को बोल के आओ कि थोड़ी समय के बाद में उमा देव आ रही हैं। तो राम माल देव को पता नहीं लगा कि भारमली ही उमा देव है, तो उसको समझकर उनसे कुछ गलतियां हो गई, जिसके कारण उमा देव रूठ गई थी। क्या हो गई थी? रूठ गई थी। फिर कभी भी राम माल देव के पास में वो कभी नहीं आती। इसके बाद में वो सीधी अजमेर चली गई। कहाँ गई? अजमेर। राम माल देव अजमेर चली गई थी। कहाँ चली गई थी? अजमेर। अजमेर दुर्ग के अंतर्गत चली गई। अजमेर दुर्ग में चली गई और अजमेर दुर्ग को गठ बीठड़ी का दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? गठ बीठड़ी का दुर्ग कहते हैं। गठ बीठड़ी, 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 गठ बीठड़ी का जो दुर्ग कहाँ है? वो अजमेर में है और अजमेर को गठ बीठड़ी का दुर्ग कहते हैं। और यहाँ पर वो रूट कर चली गई। कौन चली गई? कौन? उमा देव रूट कर चली गई। कौन? राम माल देव की पत्नी उमा देव रूट कर चली गई। इसलिए उसको इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही उमा देव रूट कर चली गई तो राम माल देव ने अपने एक दूत को भेजा जिसका नाम था ईश्वर दास को, कहा कि तुम जाओ अजमेर जाओ और उमा देव को मनाकर लेकर आओ। उमा देव को मनाकर लेके आओ। ईश्वर दास अजमेर दुर्ग के अंतर्गत जाता है, उमा देव को मनाता है। उमा देव मान भी जाती है और मारवाड़ आने के लिए तैयार हो जाती है। जब ये बात राम माल देव की दूसरी पत्नियों को, अन्य रानियों को ये बात पता चलती है, तो अन्य रानियां सोचने लगती हैं कि अगर उमा देव मारवाड़ के अंदर आ गई तो हमारा मान सम्मान घट जाएगा। अगर मारवाड़ के अंदर गलती से उमा देव आ गई तो हमारा मान सम्मान घट जाएगा। तो उन्होंने षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक कवि था जिसका नाम था आशा बारट को कहा। आशा बारट को कहा कि तुम अजमेर जाओ और कैन किसी भी प्रकार से उमा देव को वहां जाकर रोक दो। उमा देव यहां नहीं आनी चाहिए मारवाड़ में। आशा बारट गया, अजमेर दुर्ग के अंतर्गत गया, बड़ा कवि था, वाक्पटु आदमी था। उसने वहां जाकर अपनी कविता सुनाई। उन्होंने कहा कि आपको अपना प्रिय चाहिए या आप यानी मान सम्मान चाहिए। तो उमा देव जैसे ही रवाना हो गई, उसने अपनी कविता सुनाई। किसने? आशा बारट ने। और आशा बारट की कविता सुनते ही उमा देव ने मारवाड़ जाने का जो मानस बनाया था उसको त्याग दिया। क्या दिया? मारवाड़ जाने का मानस। आपको बताया है कि दूत किसको भेजा था? राम माल देव ने उमा देव को मनाने के लिए जो दूत भेजा था उसका क्या नाम था? ये भी प्रश्न कई बार आया। ईश्वर दास। कौन था? ईश्वर दास ये दूत था, ये ध्यान रखियो, ईश्वर दास। और फिर इसके बाद में मालदेव की अन्य रानियों ने जो एक कवि को भेजा था, उस कवि का नाम था आशा बारट। इसको भी याद कीजिएगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। आशा बारट, क्या नाम था? आशा बारट को भेजा गया था, ये ध्यान रखना है। मालदेव ने दूत भेजा था ईश्वर दास को और उनकी पत्नियों ने एक कवि को भेजा था आशा बारट के कहने से। उमा देव कभी आई नहीं। फिर थोड़े समय अजमेर रही, इसके बाद में मेवाड़ में चली गई। और एक दिन क्या हुआ कि राममाल देव की मृत्यु का समाचार सुना, उनकी मौत का अगर समाचार सुनते ही उमा देव ने, इनकी मौत का समाचार सुनते ही उमा देव ने उनकी पगड़ी के साथ में, उमा देव उनकी पगड़ी के साथ में, पगड़ी के साथ में सती हो गई। क्या हो गई? उनके पगड़ी के साथ में क्या हो गई? सती हुई, जलकर मर गई, सती हुई पगड़ी के साथ में। प्रत्येक चिन्ह के साथ में जो रानियां सती होती थी उस प्रथा को अनुमरण प्रथा कहते हैं। कौन सी प्रथा कहते हैं? रानी के द्वारा राजा के प्रत्येक चिन्ह से, रानी के द्वारा राजा के प्रत्येक चिन्हों के साथ में जब रानियां सती होती थी तो उस प्रथा को बोलते थे अनुमरण प्रथा। कौन सी प्रथा है?
अनुमरण प्रथा, ये याद रखना, ये प्रश्न कई बार आता है, अनुमरण प्रथा क्या है? ठीक है, तो पगड़ी के साथ में क्या हो गई थी, पूरी तरह से वो क्या हो गई थी, क्षति हो गई थी। ये तो अपने कुछ उमादेव की उसकी शादी के बारे में बात हुई। 1531 में राम मालदेव राजा बनने के बाद में कई राज्यों के ऊपर अटैक करता है, उसको अधीन भी करता है, कई राज्य उनके आत्मसमर्पण भी उनके सामने करते हैं। वो सीधा अपन बात करेंगे एक एक राज्य के ऊपर, उसने किन किन राज्यों के ऊपर अटैक किया, उसे अपने अधीन किया, तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो चलिए, उसने बात करें भादरा जून पर आक्रमण। भादरा जून जालौर के अंतर्गत है, भादरा जून पर आक्रमण, भादरा जून। राम मालदेव ने भादरा जून के ऊपर आक्रमण किया। अगर उसके टाइम पीरियड की बात करें, डेट की, तो उसने 1531 ईस्वी के अंतर्गत भादरा जून के ऊपर आकर 1531 से 1532 ईस्वी के मध्य भादरा जून के ऊपर आक्रमण किया। उस समय भादरा जून के शासक थे, उसका नाम था वीरा। क्या नाम था? वीरा। इसके ऊपर अटैक कर दिया, जिसमें वीरा पराजित हुआ। क्या हुआ? वीरा पराजित हुआ और राम मालदेव की विजय हुई और भादरा जून के ऊपर अधिकार हो गया राम मालदेव का। 1531 से लगाकर 1532 ईस्वी तक। और दूसरा आक्रमण इसके बाद में, भादरा जून के बाद में राम मालदेव फिर आक्रमण करता है। अपन कुछ मोटे मोटे आक्रमणों की बात करेंगे यहाँ पर। इसके बाद में राम मालदेव आक्रमण करता है, मैं यहाँ पर लिखूंगा, वो करता है सीधा नागौर पर। कहां पर करता है? नागौर। उस समय नागौर के जो स्वामी थे, नागौर के स्वामी का नाम था दौलत खां। स्वामी, नागौर के स्वामी का नाम था दौलत खां। क्या नाम था? दौलत खां। दौलत खां के ऊपर आक्रमण कर दिया। कई बार तो दौलत खां को समझाया भी था कि तुम मान जाओ, युद्ध में कुछ रखा नहीं है, तुम मान जाओ, लेकिन दौलत खां भी कहां मानने वाले थे। तो राम मालदेव और इस नागौर के स्वामी के मध्य एक युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में हीराबाड़ी का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? हीराबाड़ी का युद्ध कब हुआ था? हीराबाड़ी का युद्ध, हीराबाड़ी का युद्ध। नागौर के जो स्वामी के ऊपर जो अटैक किया था, उस समय अगर हम उसकी टाइम पीरियड की बात करें, वो 1533 ईस्वी था। कौन सा टाइम पीरियड था? 1533। हीराबाड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1533 में। किसके मध्य हुआ? नागौर के स्वामी दौलत खां और मारवाड़ के शासक राम मालदेव के मध्य, जिसमें दौलत खां पराजित होता है और राम मालदेव की क्या होती है? इसी प्रकार नागौर राम मालदेव के अधीन आ जाता है। कौन सा? नागौर। चलिए, इसके बाद अगर हम दूसरे राज्य की अगर बात करें, दूसरे राज्य की, तो जो दूसरा राज्य इसके ऊपर उन्होंने अटैक किया था, वो मेड़ता के शासक वीरमदेव के ऊपर। मेड़ता के शासक, मेड़ता के ऊपर, मेड़ता पर अधिकार। किसके ऊपर अधिकार? मेड़ता पर अधिकार। राम मालदेव मेड़ता पर अधिकार। तो उस समय मेड़ता पर अधिकार किया था, जब उस समय की अगर बात करें तो 1535 ईस्वी पर मेड़ता। और उस समय जो मेड़ता के जो शासक थे, जिसका नाम था वीरमदेव। क्या नाम था? वीरमदेव था। और वीरमदेव मेड़ता का शासक और मालदेव के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें वीरमदेव पराजित होता है। क्या होता है? पराजित होता है। और पराजित हो जाने के बाद में दिल्ली के अफगान शासक शेरशाह सूरी के पास में, शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। किसकी शरण में? शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। किसके शरण में? और शेरशाह से कहता है कि मुझे मेरा मेड़ता वापस दिला दो। तो शेरशाह कहते हैं कि हम तुम्हें अपना मेड़ता जरूर वापस दिलाएंगे, थोड़ा सब्र करो, हम आपको मेड़ता जरूर दिलाएंगे। वीरमदेव और मालदेव के मध्य वर्सेज ये युद्ध हुआ, पराजित हुआ वीरमदेव। और वहां पर इसी मेड़ता पर अगर बात करें, इसी मेड़ता पर अगर बात करें, तो उस मेड़ता पर
वीरमदेव ने अपने पौत्र को नियुक्त किया, मालदेव ने अपने पौत्र को नियुक्त किया। मालदेव ने अपने पौत्र सहसा, उसका पौत्र कौन था? सहसा को नियुक्त किया कि तुम ये क्या संभालो, तुम मेड़ता संभालो। सहसा को नियुक्त किया। मेड़ता पर किसको नियुक्त किया था? राम मालदेव ने सहसा को नियुक्त किया था। ये आपको ध्यान रखना है, याद कीजिएगा। ये प्रश्न कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। उसके पौत्र का नाम सहसा था और वो किसकी शरण में चला गया था? शेरशाह सूरी की शरण में चला गया था। मेड़ता पर उसका क्या हो गया? पूरी तरह से अधिकार हो गया। फिर इसके बाद में अगर हम एक बात करें मालदेव की, हमने एक बहुत बड़ी मोटी बात करना भूल गए हैं। तो राम मालदेव को हशमत वाला राजा कहते हैं। कौन सा राजा कहते हैं? हशमत वाला राजा किस शासक को कहा जाता है? हशमत वाला राजा। अगर ये प्रश्न परीक्षा में आता है तो राम मालदेव को हशमत वाला राजा कहते हैं। ये 52 युद्धों का विजेता था। कितना? 52 युद्धों का विजेता किस शासक को कहा जाता है? अगर ये प्रश्न परीक्षा में आ जाता है कि 52 युद्धों का विजेता किस शासक को कहा जाता है, तो राम मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। कितने युद्धों का विजेता कहा जाता है? 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। और 18 परगनों का शासक कहते हैं। 18 परगनों का शासक कहा जाता है राम मालदेव को। कितने परगनों का? 18 परगनों का शासक राम मालदेव को, 52 युद्धों का विजेता राम मालदेव को और हशमत वाला राजा राम मालदेव को कहा जाता है। उसने 52 युद्धों में विजेता प्राप्त कर ली। केवल सुमेलगिरी का जो युद्ध लड़ा गया था 5 जनवरी 1544 और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार अगर हम बात करें तो 5 जून 1544 में लड़ा गया था। इस युद्ध में भी राम मालदेव की विजय होती, लेकिन कान का कच्चा होने के कारण सुमेलगिरी के युद्ध के अंतर्गत शेरशाह सूरी से राम मालदेव की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। अगर वो अपने सामंतों जैता और कूपा पर विश्वास करता तो आज ये युद्ध भी उसके पक्ष के अंतर्गत होता। फिर भी उसको 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। ये याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सुमेलगिरी का जो युद्ध है, चलिए अपन सीधा आपको मैं ले जाऊंगा सुमेलगिरी युद्ध की ओर। सुमेलगिरी का युद्ध, अब सुमेलगिरी ये पाली के अंतर्गत है। गिरी एक पर्वत है जिसे जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। ये युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 5 जनवरी 1544। बात करें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार, अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या कहती है कि ये सुमेलगिरी का युद्ध कब हुआ? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार अगर बात करें, किताब के 12वीं की किताब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार बात करें तो ये युद्ध 5 जून 1544 ईस्वी को लड़ा गया। और इस सुमेलगिरी युद्ध को जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? सुमेलगिरी युद्ध को जैतारण का युद्ध भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। सुमेलगिरी का जो युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये सुमेलगिरी का युद्ध राम मालदेव वर्सेस द्वितीय अफगान शासक शेरशाह के मध्य लड़ा गया, जिसमें राम मालदेव की पराजय हुई। राम मालदेव के सेनापति जैता कूपा, और इसमें राम मालदेव भी लगे जैता कूपा, ये ध्यान रखना, जैता और कूपा उसके सेनापति थे। राम मालदेव के सेनापति जैता कूपा, जिसमें राम मालदेव के सेनापति जैता कूपा पराजित हुए और शेरशाह सूरी को की क्या हुई? विजय हुई। ये सुमेलगिरी की बात करें तो 5 जून 1544 ईस्वी को लड़ा गया। इसके बाद में राम मालदेव अजमेर पर अटैक करता है और अजमेर का उस समय जो शासक था वो था हाजी खां पठान, और हाजी खां पठान को भी परास्त करता। उन राम मालदेव और हाजी खां पठान के बीच में रंग राय वेश्या को लेकर कई प्रकार मनमुटाव बने हुए थे। तो अजमेर का जो शासक था हाजी खां पठान की बात करें, इसके बाद में वो अजमेर पर अटैक करता है। कौन? अजमेर पर आक्रमण, अजमेर पर आक्रमण राम मालदेव का अटैक।
राम माल देव उस समय अजमेर के शासक थे हाजी खां पठान। कौन थे? हाजी खां पठान। उनको पराजित करता है और अजमेर को भी अपने अधीन करते हैं। हाजी खां पठान और राम माल देव को रंग राय वेश्या को लेकर दोनों के मध्य मतभेद था। क्या था? मतभेद बना हुआ था। मतभेद किसके मध्य? राम माल देव और हाजी खां पठान, और इसको भी अपने अधीन करता है। इसके बाद में राम माल देव का मेवाड़ के शासक उदय सिंह से अच्छी मित्रता थी, दोनों के बीच में अच्छी बनती थी। उदयपुर के शासक नहीं, मेवाड़ के शासक उदय सिंह और मारवाड़ के शासक मालदेव की अच्छी दोस्ती थी। लेकिन कुछ ऐसी बातें हो गई, क्योंकि राम मालदेव की एक पत्नी थी जिसका नाम था स्वरूप देवी। क्या नाम था? स्वरूप देवी। स्वरूप देवी की बहन थी, जो राम मालदेव को बहुत अधिक पसंद थी, और राम मालदेव अपनी पत्नी स्वरूप देवी की बहन से शादी करना चाहता था। लेकिन इसके पिताजी ने स्वरूप देवी की बहन की शादी मेवाड़ के शासक उसके मित्र उदय सिंह के साथ में करवा दी, जिसके कारण उदय सिंह और मारवाड़ के जो शासक मालदेव के मध्य क्या हो गए? मतभेद हो गए, टकराव हो गई और युद्ध हो गया, संघर्ष हुआ उसके मध्य भी। तो ये भी इसकी कहानी थी। तो इसमें बात करें मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष, मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष, मारवाड़ संघर्ष, ठीक है। तो उसमें देखो, उस समय मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह, और बात करें मारवाड़ के शासक राम मालदेव थे, और मालदेव की एक पत्नी थी जिसका नाम था स्वरूप देवी, और स्वरूप देवी की एक बहन थी जिससे राम मालदेव को बहुत अधिक पसंद थे। राम मालदेव उसको पसंद करते थे, उससे प्यार हो गया राम मालदेव को, और राम मालदेव उसकी शादी करना चाहते थे। कई बार अपनी पत्नी को भी मालदेव ने कहा था, लेकिन उससे ससुर जी से बात की राम मालदेव ने, लेकिन उसके पिताजी ने उनकी शादी मेवाड़ के शासक उसके मित्र उदय सिंह के साथ में करवा दी, जिसके कारण राम मालदेव और उदय सिंह के मध्य क्या हो गया? मतभेद हो गया। तो ये ध्यान रखना है। तो उसमें भी अब हम सीधा आपको सिवाना ले जाएंगे। कहां पर जाएंगे? सिवाना। राम मालदेव के समय में जो सिवाना के जो राजा साहब कौन थे? सिवाना के राजा साहब, सिवाना पर आक्रमण, आक्रमण। उस समय जो सिवाना के जो राजा साहब थे जिसका नाम था डूंगर सिंह। क्या नाम था? डूंगर सिंह। क्या नाम था? डूंगर सिंह सिवाना के राजा थे। डूंगर सिंह को पराजित किया और सिवाना पर भी उन्होंने क्या कर दिया? अधिकार कर दिया। राम मालदेव डूंगर सिंह को उन्होंने पराजित कर सिवाना पर अधिकार कर दिया। राम मालदेव के समय में जालोर पर एक सुल्तान शासन करते थे जिसका नाम था सिकंदर खां। क्या नाम था? जिसका नाम था, अपन बात करें सिकंदर खां। जालोर पर भी उन्होंने आक्रमण किया, उसे पराजित किया। तो जालोर पर अटैक, जालोर शब्द है वो जाल प्लस लोर से बना है, और जाल का अर्थ होता है एक पेड़, और लोर का मतलब होता है सीमा, ठीक है। लोर की देखो, जाल की सीमा पर जो जिला स्थित है इसको बोलते हैं जालोर, ठीक है। तो जालोर के जो उसमें जालोर पर जब आक्रमण किया राम मालदेव ने, तो उस समय जो जालोर पर जो शासन था वो था सिकंदर खां का। क्या नाम था? सिकंदर खां। कई बार सिकंदर खां को राम मालदेव ने समझाया तुम मेरे अधीन आ जा, लेकिन सिकंदर खां ने बिल्कुल मना कर दिया, जिसके कारण एक दिन राम मालदेव ने सिकंदर खां को क्या बना दिया? बंदी बना दिया, और उसे बंदी बना दिया, और जालोर भी इसी प्रकार राम मालदेव के अधीन हो गया। अब हम सीधा अंतिम रूप से अगर हम बात करेंगे बीकानेर की, किसकी बात करेंगे? बीकानेर पर आक्रमण, बीकानेर पर आक्रमण की बात करें, बीकानेर पर आक्रमण। उस समय जो बीकानेर के जो शासक थे जिसका नाम था जैत सिंह। क्या नाम था? जैत सिंह, बीकानेर के शासक। राम मालदेव और जैत सिंह को लेकर एक टकराव जरूर होती थी। तो राम मालदेव ने बीकानेर के शासक जैत सिंह के ऊपर अटैक कर दिया, और जब अटैक किया था तब उसका जो टाइम पीरियड था 1542 में। 1542 में बीकानेर के शासक राव जैत सिंह और राम मालदेव के मध्य एक युद्ध लड़ा गया था, जिसे इतिहास में पाहेबा साहेबा का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? पाहेबा साहेबा का युद्ध। पाहेबा साहेबा का युद्ध कब लड़ा गया था? ध्यान रखियो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पाइबा साहिबा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1542 ईस्वी के अंतर्गत लड़ा गया था। और किसके मध्य लड़ा गया था? तो बीकानेर के शासक राव जैत सिंह और मारवाड़ के शासक राव मालदेव के मध्य लड़ा गया, जिसमें राव जैत सिंह लड़ते हुए मारे गए और उसका राव जैत सिंह का बेटा कल्याणमल, राव जैत सिंह का बेटा कल्याणमल दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी के शरण में चला गया और शेरशाह सूरी को बीकानेर वापस दिलवाने की उनके सामने प्रार्थना करता है। कौन? कल्याणमल किसकी शरण में चला गया था? तो ये शेरशाह। राव जैत सिंह के बाद में बीकानेर के शासक कौन बने? कल्याणमल। और बीकानेर पर राम मालदेव का अधिकार होने के बाद में कल्याणमल किसके पास में चले गए थे? शेरशाह के पास में। याद रखियो, जालोर पर जब राम मालदेव ने आक्रमण किया उस समय जालोर के शासक कौन थे? सिकंदर खां थे, जिसको बंदी बनाया गया और जालोर पर अधिकार किया गया। और सिवाना के उस समय जो राजा साहब हुआ करते थे, जिसका नाम था डूंगर सिंह, और डूंगर सिंह को भी पराजित किया। इसी प्रकार सिवाना पर भी उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। हम सीधा एक अपना जो बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है सुमेलगिरी युद्ध के बारे में कुछ हम बात कर लेते हैं। सुमेलगिरी के युद्ध के बारे में चलिए अपन सुमेलगिरी युद्ध की अगर हम बात करें, सुमेलगिरी, तो ये है अपना सुमेलगिरी का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध, जिसे इतिहास में जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। और ये युद्ध अगर हम बात करें तो 5 जनवरी 1544 ईस्वी को लड़ा गया। और 12वीं की किताब के अनुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अगर बात करें तो वो 5 जून 1544 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया था। यह बात है, ठीक है। और यह युद्ध मारवाड़ के शासक राव मालदेव के सेनापति, विश्वासपात्र सेनापति थे, लेकिन राम मालदेव ने अपने सेनापति पर बिल्कुल विश्वास नहीं करके, कान का कच्चा आदमी था, तो कूपा और जैता, राम मालदेव के सेनापति जैता कूपा वर्सेस अगर हम बात करें तो द्वितीय अफगान शासक शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया। शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया। और इस युद्ध में कान का कच्चा होने के कारण राम मालदेव के सेनापति की पराजय हुई और शेरशाह सूरी की विजय हुई। और इस युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी के मुंह से एक शब्द निकलता है, शेरशाह सूरी के मुंह से, कि अगर जैता कूपा जैसे शक्तिशाली सेनापति मेरे पास होते तो मैं पूरे हिंदुस्तान पर राज करता, ये शेरशाह सूरी ने कहा। और अंतिम रूप से उसके मुंह से एक शब्द निकला कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। कल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक इतिहास का एक सुप्रसिद्ध युद्ध सुमेलगिरी के युद्ध को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि सुमेलगिरी युद्ध के कौन से कारण जिम्मेदार थे और ये युद्ध किसके किसके मध्य हुआ और इस युद्ध की घटना कौन सी थी। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने कैसे मालदेव के सामंतों के साथ विश्वासघात, मालदेव के साथ धोखा किया और उसके कौन से कारण जिम्मेदार थे। और जब ये युद्ध हुआ तो इसके बाद में मारवाड़ के अंदर क्या परिणाम निकला, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। इसके लिए आप कल के वीडियो का जरूर इंतजार कीजिएगा। मैं नरेंद्र पाल सिंह आप सभी से विदा लेता हूं और कल हम आपके सुमेलगिरी का युद्ध लेकर आएंगे। धन्यवाद।